हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इंटरप्राइजेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था और चारों फैक्टर्स हमने खत्म कर लिया था, राइट ना। उसके बाद जो बुक में टॉपिक है ये इंटरप्राइज, ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्स्ट्रेंट्स एंड प्रॉब्लम्स करके भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये काफी लंबी चौड़ी दी गई है आपकी बुक में ये टॉपिक्स। हम यहाँ पे इसे इजी लैंग्वेज में और एक समराइज करके जो मेन पॉइंट है उसे लेने की कोशिश करेंगे और इजी लैंग्वेज में ये टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंटरप्राइज। तो देखिए, हम हमेशा से पढ़ते या सुनते आ रहे हैं कि जो इंटरप्राइज की मेन मोटिव होती है वो होती है टू अर्न प्रॉफिट। Whatever enterprise does is directed towards maximizing its profit. लेकिन अगर आप आज कहोगे कि एक इंटरप्राइज का सोल मोटिव, द ओनली मोटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अर्निंग प्रॉफिट, तो हम कहेंगे कि आपकी सोच बहुत ही पुराने जमाने की है, क्योंकि ऐसा सोच नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रखते थे, ठीक है। नियो क्लासिकल थ्योरी जो है वो पुराना इकोनॉमिक का थ्योरी है। तो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वो सोचते थे कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है और करना भी चाहिए, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। लेकिन आज जमाना बदल गया है, ठीक है, और इकोनॉमिस्ट की सोच भी बदल गई है, इकोनॉमी की थ्योरी भी बदल गई। तो आज जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो ये कहते हैं कि नहीं, अगर आप सिर्फ प्रॉफिट मोटिव रखोगे या सिर्फ इकोनॉमिक मोटिव रखोगे तो आप ज्यादा दिन तक ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको सोसाइटी को भी कुछ देना होगा, आपके एम्प्लॉयज के लिए भी आपको काम करना होगा, जो लोग आपके अंदर काम करते हैं उनके लिए भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा, अपने देश के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंक्रीज हो गई है, वो प्रॉफिट से हटकर बाकी चीजों में भी फोकस होने लग गई है, ठीक है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है और इंटरप्राइज की, उसको आपकी बुक में 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ओके। फर्स्ट इज योर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज योर इकोनॉमिक, थर्ड सोशल, फोर्थ ह्यूमन एंड फिफ्थ नेशनल। तो देखिए, इकोनॉमिक एक ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट ये मत सोचना कि प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट इज स्टिल अ मेन ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसके अलावा भी और भी ऑब्जेक्टिव्स ऐड हो गई है इंटरप्राइज की। तो क्या क्या है ये ऑब्जेक्टिव्स और ईच ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ये हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंटरप्राइज। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव इज द बेसिक और द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आता है सर्वाइवल, फर्स्ट पहले तो आता है सर्वाइव। देखिए, जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट थॉट इज कि मुझे सरवाइव करना है, राइट। ये आपका पहला मुद्दा हो जाता है कि सरवाइव करें, क्योंकि सरवाइव अगर आप नहीं कर पाओगे फिर तो आपकी बिजनेस ही खत्म है। सर्वाइवल इज वाइटल फॉर कंटिन्यूड बिजनेस फंक्शनिंग। नाउ सर्वाइव करने के लिए आपको एटलीस्ट इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपकी कॉस्ट है वो आप रिकवर करो। जो भी आपने कॉस्ट बिजनेस में लगाया है, एटलीस्ट अगर आप वो रिकवर करोगे तो आप सरवाइव कर जाओगे। नाउ एक बार आपने सरवाइव इंश्योर कर लिया तो देन यू कैन लुक टुवर्ड्स ग्रोथ। फिर आप एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हो। आप फिर अपने सेल्स इंक्रीज करने की सोच सकते हो, प्रोडक्शन इंक्रीज करने की सोच सकते हो, कस्टमर बेस इंक्रीज करने की सोच सकते हो, राइट। तो ये सारे ग्रोथ के फैक्टर्स हो गए, लेकिन ग्रोथ आता है आफ्टर सर्वाइवल ओनली। पहले आप सर्वाइवल इंश्योर करोगे, कॉस्ट रिकवर करोगे, और जब सफिशिएंटली कॉस्ट रिकवर हो गया देन आप ग्रोथ के बारे में सोचोगे। देन कम्स द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट गोल है ऑर्गेनाइजेशन की, बस ये सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। इसका ये सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी कहा गया है कि इट इज द ट्रेडिशनल गोल इन इकोनॉमिक थ्योरी बट ऑफन क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसको सोल ऑब्जेक्टिव माना जाता था ना। तो ये सोल ऑब्जेक्टिव है, इस पे क्वेश्चन किया जा सकता है,
पर इस चीज पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो एंटरप्रेन्योर है वो तो प्रॉफिट में ही सरवाइव करेगा ना, उसने तो अपना टाइम अपना मनी सब लगाया, तो अगर वो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाया तो क्या बिजनेस ही क्या रह गया, राइट। देन अगेन सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं, जो इन्वेस्टर्स है, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, राइट, तो उनको भी तो आपको रिटर्न देना पड़ता है। तो उनको रिटर्न आप कहाँ से दोगे अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, तो इसके लिए भी प्रॉफिट जरूरी है। देन आपके बिजनेस के क्रेडिटर्स होंगे कुछ, राइट, तो क्रेडिटर्स को भी आपको पैसा देना है, इनकी भरपाई करनी है, तो उसके लिए आपको प्रॉफिट कमाना होगा। देन आपके एम्प्लॉयज के लिए भी आपको प्रॉफिट कमाना होगा, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तभी आप इनकी सैलरी में हाइक कर पाओगे, तभी इनको भी बेनिफिट्स दे पाओगे, बोनस दे पाओगे। तो प्रॉफिट ओवरऑल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप ये ऑब्जेक्टिव को कम मत समझना कि प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज लेस इम्पोर्टेंट, ऐसा मत सोचना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में फंक्शनल गोल्स भी आते हैं, जैसे कि आपकी प्रोडक्शन गोल्स, यानी कि जितनी डिमांड हो आप उतना प्रोडक्शन और सप्लाई कर पाओ, ठीक है। इन्वेंट्री गोल्स, जब भी आपकी रॉ मटेरियल्स खत्म हो जाए तो आप क्विकली उसको एक्सेस कर पाओ, तो इसके लिए आपको इन्वेंट्री में सामान रखना पड़ेगा, राइट। तो ये भी आपके राइट अमाउंट में इन्वेंट्री में सामान हो, ये भी आपको देखना पड़ेगा। देन कम सेल्स गोल, आपको अपनी टारगेट सेल्स मीट करनी है। देन मार्केट शेयर गोल्स, यानी कि आपको अपना कस्टमर बेस इंक्रीज करना है। तो ये फंक्शनल गोल्स भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ साइमल्टेनियसली आपको इसमें भी ध्यान देना पड़ता है। देखिए, कभी कभार क्या होता है ना, फंक्शनल गोल्स अचीव करने के चक्कर में यू मे हैव टू सैक्रिफाइस करंट प्रॉफिट। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको मार्केट शेयर इंक्रीज करनी है, राइट, कस्टमर बेस बढ़ाना है, तो शायद उसके लिए आपको हैवी एडवर्टीजमेंट करना पड़े इनिशियली। तो एडवर्टीजमेंट में तो कॉस्ट लगता है, तो कॉस्ट अगर ज्यादा लगेगा तो प्रॉफिट कम होगा। लेकिन देखिए, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप एडवर्टाइज करो, क्योंकि अगर आपकी कस्टमर बेस इंक्रीज होगी तो जो आपकी फ्यूचर प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कभी कभार फ्यूचर प्रॉफिट इंक्रीज करने के चक्कर में यू मे हैव टू सैक्रिफाइस योर करंट प्रॉफिट। तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना पड़ेगा फंक्शनल गोल्स एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल्स में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में आप इन गोल्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड देन द थर्ड, मूविंग ऑन टू द थर्ड ऑब्जेक्टिव, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में जैसे हमने कहा कि इंटरप्राइज सोसाइटी में है ना, सोसाइटी में रन करती है, राइट, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करती है, ह्यूमन पावर यूज करती है, फिर कस्टमर्स भी सोसाइटी के लोग ही है, तो ऑब्वियसली सोसाइटी इंटरप्राइज को सोसाइटी को कुछ ना कुछ वापस देना चाहिए। तो ये रोल को हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है सोसाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट, देयर शुड बी फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स। पहले तो आप जो भी गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो वो क्वालिटी गुड्स होनी चाहिए, वो अडल्टरेटेड नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आप मिलावट वाला सामान नहीं बेच सकते, ठीक है, आप लो क्वालिटी सामान नहीं बेच सकते। तो पहले तो आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उसमें आप सिंसियर बनो। उसके बाद आपको एंटी सोशल प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी है। देखिए, एंटी सोशल प्रैक्टिसेस क्या होती है, फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपने कस्टमर्स को चीट कर रहे हो, ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, भड़काऊ एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो उसे हम एंटी सोशल प्रैक्टिसेस कह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, कई बार जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं वो क्लेम कर जाते हैं कि वो बड़े बड़े डिसीजेस खत्म कर देंगे, जैसे कि वो कैंसर क्योर कर देंगे, डायबिटीज क्योर कर देंगे, राइट। तो ये सारे अनसाइंटिफिक क्लेम्स वो करते हैं ताकि लोग उनकी प्रोडक्ट खरीदे और उनका फायदा हो। तो इसको हम एंटी सोशल प्रैक्टिसेस कह सकते हैं, क्योंकि ये सरासर झूठ है। कैंसर खत्म करने का कोई आयुर्वेदिक दवा तो नहीं होता ना, तो आप इस तरह से मिसलीडिंग एंड फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। अगेन, अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, तो कभी कभार जो फेयरनेस क्रीम की एड्स है वो भी काफी हानिकारक होती है, राइट। वो प्रमोट करती है कि आपकी स्किन फेयर होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल होगे, तभी आपकी शादी होगी। तो इस तरह के वो अनसोशल मैसेज देते हैं कि ब्राउन स्किन अच्छी नहीं है, व्हाइट स्किन ज्यादा बेटर है ब्राउन से। तो ये भी बहुत ही हार्मफुल होता है ऐसा मैसेज,
राइट, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम ब्राउन स्किन है हमारी, तो हमें अपनी स्किन में प्राउड फील करना चाहिए और स्किन कलर के बेसिस में हमें जज नहीं करना चाहिए कि कौन सुपीरियर है कौन नहीं है, राइट। तो अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट ऐसी अनसोशल मैसेज दे रही है तो उसको भी हम एंटी सोशल प्रैक्टिसेस कहेंगे। देन और क्या क्या आती है एंटी सोशल प्रैक्टिसेस में? करप्शन भी आती है, ठीक है। कई बिजनेसेस करप्शन में लग जाते हैं, राइट, वो लोगों के पैसे ठगी करते हैं, दैट इज ऑल्सो एंटी सोशल प्रैक्टिसेस। एंड देन इलीगल तरीके से कंपटीशन को हटाना, ठीक है, आप कंपटीशन को अवॉइड कर रहे हो इलीगल तरीके से, घूस देके या फिर किसी की लेग पुलिंग करके, जो एक्चुअल में देखिए कंपटीशन सोसाइटी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि कंपटीशन से नई नई चीज बनती है, ठीक है, बेटर प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन अगर आप मोनोपोली जैसा सिचुएशन बनाना चाह रहे हो इलीगल तरीके से, ठीक है, आपके पास पैसा है तो आप किसी को आगे बढ़ने नहीं दोगे, आप पैसे का पावर का इस्तेमाल करके किसी को डिस्ट्रॉय, बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उनको आप इलीगल तरीके से अगर डिस्ट्रॉय करना चाहोगे तो वो भी एंटी सोशल प्रैक्टिसेस में आते हैं। ठीक है, लीगल रूप में आप कर सकते हो, आप बेटर प्रोडक्ट बना के बेटर सर्विस प्रोवाइड करके आप कंपटीशन से आगे बढ़ सकते हो, लेकिन पैसा या पावर यूज करके नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ये सब आपको अवॉइड करना है। फिर बाकी सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आते हैं? क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। देखिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना तो ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है बिजनेस ग्रोथ का। जब भी आप बिजनेस ग्रो करोगे तो आपको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ती है, राइट। देन यू हैव इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। देखिए, आपको जो अपना वेस्ट है वो इन्वायरमेंट में हैपेजर्डली डंप नहीं करना, समुद्र में जाके डंप नहीं करना, ठीक है, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली वेस्ट मैनेज करना होता है। और अगर आपके वेस्ट में कुछ हार्मफुल तत्व है तो पहले आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, ताकि जब आप डंप करो तो वो किसी को नुकसान ना करे, राइट। सिमिलरली अगर आप फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हो जो कि पोल्यूटेड एयर, बहुत ज्यादा हार्मफुल एयर निकालती है, तो आपको उस जगह में फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी चाहिए जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए आपकी इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में। सो सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। देखिए, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंडर आता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जो भी ह्यूमन बींग्स आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना भी एक एंटरप्राइज की जिम्मेवारी है। उसके लिए आपको प्रायोरिटाइज करना होगा फेयर ट्रीटमेंट, यानी कि वर्क प्लेस में सबको फेयरली ट्रीट किया जाए, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स एसेट्रा, राइट। फिर स्किल डेवलप किया जाए, उनको स्किल अच्छे से सिखाया जाए, उनको पार्टिसिपेट कराया जाए डिसीजन मेकिंग में। अगर पॉसिबल है तो सबको पार्टिसिपेट कराया जाए, अगर नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट टीम लीडर्स को, जो टॉप एम्प्लॉइज है आपको, उनको तो आपको डिसीजन मेकिंग में शामिल करना पड़ता है, ठीक है। देन एक इंगेजिंग वर्क इन्वायरमेंट बना के रखे जिससे कि आपके एम्प्लॉइज खुश हो आपके साथ काम करने में, ठीक है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके साथ काम करना एक सजा है। तो ऐसे इन्वायरमेंट बना के रखना भी एक एंटरप्राइज की ऑब्जेक्टिव्स है। Then we come to the last and the final objective, that is national objective। देखिए, नेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है कि आप नेशन के लिए, जिस नेशन में आपने अपना बिजनेस सेटअप किया है, उसकी ग्रोथ के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। इसमें आता है नेशनल कंट्रीब्यूशन, अलाइनिंग विद द नेशनल गोल्स सच एज सेल्फ रिलायंस एंड स्किल फॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, फॉर इंस्टेंस अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी हम इंडिया में ट्राई कर रहे हैं मेक इन इंडिया करने की, राइट। हम सेल्फ रिलायंट होने की ट्राई कर रहे हैं, तो अभी ये हमारा गोल है नेशन का। तो अगर आपका जो बिजनेस है इस गोल में अलाइन करेगा अपनी गोल, ये नेशन गोल के साथ, तो फिर नेशनल ये जो नेशन की गोल है ये हम क्विकली अचीव कर पाएंगे, राइट। और नेशन क्विकली ग्रो कर पाएगा, और जब नेशन ग्रो करता है तो फायदा सबको होता है। अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर्स को भी, एंटरप्राइज को भी फायदा होता है, क्योंकि देश के साथ इंटरप्राइज भी ग्रो करता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अलाइन करना बिजनेस को, गोल्स को नेशनल गोल्स के साथ अलाइन करना इंपॉर्टेंट है फॉर क्विक ग्रोथ। अब दूसरी बात यहाँ पे कही गई है स्किल फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे आगे हो गई है, राइट। और अच्छी बात ये है कि इंडिया में यूथ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है,
देखिए चाइना का अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो वहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन हमारे पास यूथ है जो काम कर सकते हैं, राइट। तो इन यूथ को स्किल सिखाना ताकि वो अनएम्प्लॉयड ना रहे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो, अपना स्किल यूज कर सके और नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सके, ये भी एक एंटरप्राइज की ऑब्जेक्टिव रहती है, स्किल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक। सो विद दिस वी कंप्लीटेड ऑल 5 ऑब्जेक्टिव्स, राइट। लेकिन देखिए इकोनॉमिक्स में जब भी हम बाकी थ्योरीज पढ़ेंगे ना, अभी जैसे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट, तो तब हम ये मान के चलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है। क्यों, देखिए ये सारी थ्योरीज जो है ना, ये पुरानी थ्योरीज है, राइट, और ये इसी अजम्पशन से बनाया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेगा। सो ऑल्दो वी नो कि बाकी ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं एंटरप्राइज की, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक थ्योरी जो हमारे सिलेबस में है, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम दूसरी जो आज की टॉपिक है वो भी डिस्कस करेंगे कि एंटरप्राइज को जब वो प्रॉफिट अचीव करना चाह रहा होता है तो क्या क्या कॉन्स्टेंट्स आते हैं उसके पास, क्या क्या बाधाएं आती है, तो वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टेंट्स ऑन एंटरप्राइज एक्शंस। क्या क्या डिफिकल्टी, कॉन्स्टेंट्स, बाधाएं फेस करनी पड़ती है एंटरप्राइज को व्हेन दे आर ट्राइंग टू मेक प्रॉफिट। सो फर्स्ट इज नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। देखिए कभी कभार इंटरप्राइज को ठीक से नॉलेज नहीं होता, कहीं चीज़ों की, मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसकी वजह से इनकी प्रॉफिट अफेक्ट हो सकती है। फॉर इंस्टेंस कभी कभार वो डिमांड को सही से एस्टिमेट नहीं कर पाए, ठीक है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाए। कभी कभार कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया सडनली, तो उनको भी वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। तो इस वजह से ये अनसर्टन इन्वायरमेंट की वजह से कभी कभार प्रॉफिट अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। Uncertain environment hampers accurate prediction of variables impacting performance। तो वो करेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाए वेरिएबल्स बिकॉज ऑफ अनसर्टन इन्वायरमेंट जो उनकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर गई। देन कम्स द रेगुलेटरी एंड स्टेट कॉन्स्टेंट्स। कभी कभार जो आपका लॉ है वो भी आपके लिए कॉन्स्टेंट्स बन जाता है, राइट। जैसे कि अगर इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शन है, आपको रॉ मटेरियल बाहर से ही मंगाना है, देश में नहीं मिलता, लेकिन वो मंगाने में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। फिर पब्लिक इंटरेस्ट में कभी कभार रेस्ट्रिक्शन किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप सिगरेट या दारू ऐसे चीज़ें अगर आपकी प्रोडक्ट है तो कभी कभार पब्लिक इंटरेस्ट में टैक्स लगाया जाती है उन पे हाई, या उनकी लिमिट कर दिया जाता है उनके प्रोडक्शन को, तो ये चीज़ें आपकी प्रॉफिट को हैम्पर कर सकती है। फिर हिंड्रेंस इन लेबर एंड कैपिटल मोबिलिटी। देखिए कभी कभार ट्रेड यूनियन आपको डिस्टर्ब करते हैं, वो आपको तुरंत लेबर इंक्रीज या डिक्रीज करने को नहीं देते, राइट। अगर आप लेबर निकालना चाहो अपनी कंपनी से, बहुत ही इनएफिशिएंट लेबर है आपके पास जो काम नहीं कर रहे, आप निकालना चाहते हो, लेकिन लेबर कहते हैं कि नहीं आप ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है, आपको नोटिस पीरियड तक काम कराना पड़ेगा या फिर आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉफिट को हैम्पर करती है। देन कम्स इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड सप्लाई चेन इश्यूज। आप जहाँ पे बिजनेस एस्टैब्लिश किया है वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आती जाती रहती है, तो वो आपकी प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करेगी, राइट। देन सप्लाई चेन इश्यूज है कि आप देखिए आपको किसी को तुरंत ही सामान पहुँचाना है, लेकिन व्हीकल नहीं अवेलेबल आपके पास, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स नहीं अवेलेबल, फिर आप गाँव तक अपना सामान पहुँचाना चाहते हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है आपके पास, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, रिटेलर्स नहीं है गांव में जो आपका सामान लोकल जनता तक पहुंचाए, तो ये इश्यू की वजह से भी प्रॉफिट अफेक्ट। देन कम्स इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशंस। देखिए आपकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है, सडनली पॉलिसी में चेंजेस हो जाते हैं, कभी भी आपका गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट बढ़ा देता है जिससे आपको बहुत ही नुकसान होता है, आपको लोन टाइम पे नहीं मिलती भी है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिट कम हो जाती है। देन नेचुरल कैलामिटीज़ भी बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, सडनली अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, बहुत तेज़ी से बारिश हो गई तो रोड ब्लॉक हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है। देन कम्स द फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कॉस्ट राइज हो रही है, जिसकी वजह से लोग पैसा बचा के रखना चाह रहे हैं, वो खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, राइट। तो गुड्स की डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में,
तो ये अफेक्ट करेगी आपकी बिजनेस को। देन लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, आपको जो स्किल चाहिए एम्प्लॉयज में वो आपको मिल ही नहीं रहा मार्केट में, ठीक है। देन ट्रेनिंग नीड कॉन्स्टेंट्स, आप ठीक से ट्रेन नहीं कर पा रहे हो अपने एम्प्लॉयज को। तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स भी आपकी प्रोडक्शन को, आपकी प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रही है। तो ये तो हो गई कॉन्स्टेंट्स की बातें। अब एक और टॉपिक रह रहा है हमारा आज का, दैट इज प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एंटरप्राइज, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जब से आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एक एंटरप्रेन्योर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, कैसे सिचुएशंस के साथ गुजरना पड़ता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑब्जेक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए हमने 5 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा था, राइट। अब कभी कभार क्या होता है ना कि 2 ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को आप ले लो। तो क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आपका आता है कि आपके वेस्टेज को केमिकली ट्रीट करना बिफोर डंपिंग, राइट। अब केमिकली ट्रीट करने के लिए तो कॉस्ट लगता है, और अगर आप कॉस्ट लगाओगे इस चीज में तो आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। तो देखिए कैसा ऑपोजिट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स कभी कभार एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा दोनों ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। आपको देखिए प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बिल्कुल सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने वाला, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला काम भी नहीं करना, और सोसाइटी के चक्कर में पूरा अपना प्रॉफिट जीरो भी नहीं करना, ठीक है। तो बैलेंस बना के चलना चाहिए। बैलेंसिंग कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट। अब ये एग्जांपल तो हमने पहले भी दिया था, राइट, कि कैसे मार्केट शेयर इंप्रूव करने के लिए कभी कभार आपको करेंट प्रॉफिट सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव की। नाउ द सेकंड इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू लोकेशन एंड प्लांट साइज। डिसाइड करना कि आप किस लोकेशन में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करोगे, ठीक है। आप वहां पे करोगे जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, या वहां पे करोगे जहाँ पे आपके कस्टमर्स है, जहाँ पे डिमांड है। तो ये एक चॉइस एंटरप्रेन्योर को लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये एंटरप्राइज की एक चैलेंज है। देन चूजिंग बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज स्केल ऑपरेशन, आपको किस स्केल में प्रोड्यूस करना है उस हिसाब से आपको अपनी प्लांट साइज भी चूज करनी पड़ती है। तो ये हो गया दूसरा चैलेंज। अब तीसरा प्रॉब्लम हो गया फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट सिलेक्शन। देखिए जैसे कि चूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, क्या प्रोसेस यूज करके आपको प्रोड्यूस करना है, क्या इक्विपमेंट्स यूज करना है, लेआउट आपकी क्या होगी, और ये सब आपको देखना होगा ऑन द बेस ऑफ एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। तो एफिशिएंसी एंड कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए आपको ये प्रोसेसेस, इक्विपमेंट एंड लेआउट डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। वो भी एक चैलेंज है। फिर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, असेसिंग द रिक्वायर्ड फंड। आपको बिजनेस चलाने के लिए कितनी फंड्स चाहिए, पहले तो उसका अंदाजा लगाना है। फिर मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, उसका भी अनुमान लगाना। फिर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको खुद का पैसा लगाना है, इन्वेस्टर्स का पैसा लगाना है, लोन लेना है, ठीक है, शेयर कैपिटल क्या करना है, आपको कैपिटल कैसे इकट्ठा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी, वो भी आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। फिर फाइनेंसिंग टाइम, अगर लोन लिया है आपने तो कब रीपे करना है, इन्वेस्टर्स को आपने कब रिटर्न प्रॉमिस किया, तो वो चीज का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। मूविंग ऑन, अब दूसरा प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एस्टैब्लिशिंग प्रॉपर डिपार्टमेंटल फंक्शंस, रोल्स एंड इंटर रिलेशनशिप्स फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग। अब आपने कैपिटल भी ले लिया, आपने बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, अब आपको प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बनानी होगी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। और ईच डिपार्टमेंट की आपको फंक्शन डिसाइड करनी होंगी, आपको लोग लगाने होंगे, उनके रोल्स बताने होंगे, और कैसे 2 डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करे, कोऑपरेट करे, ठीक है। तो वो भी आपको देखना होगा। देन कम्स मार्केटिंग चैलेंजेस, आपकी टारगेट मार्केट कौन है, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके कस्टमर्स कौन है, ठीक है। आपको अपनी प्रोडक्ट डिसाइड करनी होंगी, प्रमोशन स्ट्रेटजीज बनानी होंगी, प्राइस डिसाइड करना होगा कि आप लो प्राइस रखना चाहोगे इनिशियली या हाई प्राइस रखना चाहोगे, वो डिसाइड करनी होगी।
फिर प्लेसमेंट स्ट्रैटेजीज, यानी कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या क्या होंगे, ठीक है, तो वो भी आपको देखना होगा। ये आते हैं मार्केटिंग चैलेंजेस के अंदर। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज, जैसे कि आपकी टैक्स ऑब्लिगेशंस हो गए या फिर लॉ के साथ अडेयर करना, ठीक है। अब लॉ किस टाइप के होते हैं, देखिए इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं, कुछ लेबर से जुड़े होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट से जुड़े होते हैं। कॉर्पोरेट लॉज तो आप सीए फाउंडेशंस में भी पढ़ रहे हो, राइट, कि आपको कब रजिस्ट्रेशन करना है, कितने एम्प्लॉयज आप हायर कर सकते हो, आपको रिकॉर्ड रखना है, तो ये सारी चीजें लीगल फॉर्मेलिटीज के अंदर आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ता है। देन कम्स इंडस्ट्रियल रिलेशन, और ये सब चैलेंज से जूझते भी आपको इंडस्ट्री में अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ता है सबसे, स्पेशली वो लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके वर्क फोर्स के साथ, ठीक है। इंश्योरिंग कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, डेमोक्रेसी इन द वर्क फोर्स, डीलिंग विद ऑर्गेनाइज्ड लेबर, यानी कि जो ट्रेड यूनियन बना के रखते हैं ना, तो आपको देखना चाहिए कि यूनियन कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं आपके जो मजदूर है वो धरने पे ना बैठ जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक कोऑपरेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है। एंड फोस्टरिंग पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो ये सारे चैलेंजेस थे जो आते हैं एक एंटरप्राइज के लाइफ टाइम में, कई बार आते हैं और आपको इनको डील करते ही आगे बढ़ना पड़ता है। So with this we've come to the end of today's video. Now before you go, I'm very happy to announce कि हमने ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च किया है फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 4, यानी आप घर बैठे बैठे ही मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हमने 2 मॉक टेस्ट लॉन्च किया है। देखिए बिल्कुल ये इंस्टीट्यूट फॉर्मेट में है, आपको 100 चैलेंजिंग क्वेश्चंस दिया जाएगा जो आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो टाइमर होगा ये टेस्ट में, तो आप एक बार आप टेस्ट ऑन कर लोगे तो आप टाइमर चलती रहेगी और आपको टाइम बताती रहेगी, तो 2 घंटे के अंदर आपको फिनिश करना होगा। एक बार आप फिनिश कर लोगे तो आपको तुरंत ही आपका स्कोर दिख जाएगा, ठीक है। स्कोर ऑल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव स्कोर, तो जैसा एग्जाम में आपको स्कोर दिया जाएगा वैसे ही हम भी देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितनी स्कोर ले आने के अभी काबिल हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, अभी किस लेवल पे है, तो आपको ये पता चल जाएगा। हमने जानबूझ के ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस डाली है ताकि हम आपकी डाउट क्लियर कर सकें, ठीक है। देखिए मिस्टेक भी आप करो तो हम चाहते कि इसी टेस्ट में करो, और फिर हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है डिटेल में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्यों मिस्टेक किया था और करेक्ट आंसर क्या है। तो ये सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 100 रुपीज में, तो ये बहुत ही एक नॉमिनल फी है। आप अपने एग्जाम से पहले अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, ठीक है। टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आपको टेस्ट से रिलेटेड या जनरली भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हम टेलीग्राम चैनल में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। जो आपकी 3 लंबे टॉपिक्स थे वो हमने फटाफट से कवर कर लिया, हमने इजी वे में उसे अंडरस्टैंड कर लिया, राइट। अब अगला वीडियो हमारा होने वाला है प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।